हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेम माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 5 माइक्रोबियल स्पॉयलेज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्पॉयलेज क्या होती है? स्पॉयलेज होती है कंटैमिनेशन। किसी चीज़ में फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि एक्टिविटी, एक्शन, एफिकेसी, स्टेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है और वो सूटेबल नहीं होती फिर यूज़ के लिए। देन जो स्पॉयलेज होती है वो माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल हो सकती है। तो नॉन माइक्रोबियल जो होती है एंजाइम्स की वजह से और केमिकल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और अदर जैसे कि इंसेक्ट्स, रैट्स। तो फिजिकल में आते हैं हीट, टेम्परेचर और प्रेशर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल में रिएक्शंस आते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयोनाइजेशन, फोटोलिसिस। और जो माइक्रोबियल स्पॉयलेज होती है वो माइक्रोब्स की वजह से होती है। माइक्रोबियल स्पॉयलेज होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल में। तो फिजियोकेमिकल में वो केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसमें आते हैं वायबल ग्रोथ, एक विजिबल लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। कलर चेंज हो जाता है, पीएच चेंज होती है जिसकी वजह से उसका केमिकल नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। देन गैस प्रोडक्शन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसकी वजह से बबल्स या फिर फोम जो है वो फॉर्म हो जाती है। देन जो बायोलॉजिकल होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। उसकी वजह से केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि टॉक्सिन्स और मेटाबोलाइट्स। देन जो केमिकल होते हैं उसमें रिएक्शंस आते हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है। एसिटाइलेशन, जो एंजाइम्स होते हैं इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। देन डिग्रेडेशन, इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो डिग्रेड या मेटाबोलाइज हो जाता है कि खराब हो जाता है। देन डीपॉलीमराइजेशन, इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और मोनोमर फॉर्म में आ जाते हैं। देन हमें पता कैसे चलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया है? तो कुछ फैक्टर है जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाता है या उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। देन जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट होता है जब वो एक्सपोजर होता है उसका एनवायरनमेंट से, गलत स्टोरेज की हमने उसकी, या गलत स्टेरिलाइजेशन की है, या फिर जो प्रिपरेशन है या फॉर्मुलेशन है वो इनएडिक्वेट बनाई है। और जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसमें ज़्यादा कंटामिनेशन होती है कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। और जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो दो चीज़ों से बनता है, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट। जो एक्सीपिएंट होता है ये खराब होता है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो सबसे पहला होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, जैसे कि इनको शुगर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा होगी स्पॉयलेज क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। तो जो भी न्यूट्रिशन मटेरियल होता है उसमें वो फेवर करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो यूज़ कर लेते हैं न्यूट्रिशन को और एनर्जी सोर्स की तरह और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं। आता है मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर एक्टिविटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी या फिर मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की एक्टिविटी कम होगी। देन नेक्स्ट आती है रिडॉक्स पोटेंशियल। ये होता है रेशियो ऑफ टोटल ऑक्सीडाइजिंग पावर टू टोटल रिडक्शन पावर। तो जो ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होती है और रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो भी ये प्रॉपर्टी होती है केमिकल्स की, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ये एक मेजर फैक्टर होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। देन नेक्स्ट आता है पैकेजिंग मटेरियल एंड डिज़ाइन।
में जो मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, क्योंकि वो बार बार खुलते हैं तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। और जो वाइड ओपनिंग माउथ कंटेनर्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह के होते हैं वो भी कंटामिनेटेड होते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल की सील लगी होती है या फिर रबर कॉर्क लगी होती है, और आईवी के इंजेक्शन एम्प्यूल्स में आते हैं प्रिवेंट करने के लिए स्पॉइलेज। देन नेक्स्ट आता है स्टोरेज टेम्परेचर। तो जो ग्रोथ होती है वो -20 से 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो -20 डिग्री से कम और 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है, मतलब कि वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और उनके एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। देन नेक्स्ट आती है पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन। पीएच 5.5 होती है, ये मैक्सिमम ग्रोथ होती है इसमें, और जो इनकी ऑप्टिमम पीएच होती है वो 2.5 से 7.5 तक के लिए होती है। जो 5.5 मैक्सिमम ग्रोथ वाली है, मोस्टली जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसकी पीएच यही रखी जाती है क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। देन नेक्स्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी है तो मतलब कि वाटर है और ये ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं, जो एरोब्स होते हैं हमारे, और इसीलिए नाइट्रोजन या गैसेस जो है वो फिल की जाती है ताकि ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना हो पाए। देन लास्ट है टाइप एंड साइज ऑफ द कंटामिनेंट। अगर साइज़ बड़ा होगा तो स्पॉइलेज भी फास्ट होगी, और अगर किसी चीज़ का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैलेगा। जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है फंगी और प्रोटोजोआ से, तो ये लोग ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स एंड सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन कंटामिनेंट्स। तो इसमें होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले जो होते हैं वो रॉ मटेरियल या फिर प्रोसेस की वजह से होते हैं। इसमें फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल है। फिज़िकल में आ सकता है कोई पार्टिकल, कोई फाइबर, कोई मेटल जो उसमें गिर गया हो। केमिकल में आता है मॉइस्चर, वेपर या गैस की वजह से, और बायोलॉजिकल माइक्रोब्स की वजह से। जो इनडायरेक्ट वाले होते हैं ये इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। तो फिज़िकल में आ सकते हैं जैसे कि कभी कभी लीकेज हो जाती है मशीन में, और केमिकल में आ जाएगा मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और बायोलॉजिकल तो फिर माइक्रोब से ही होती है। देन जो एयर कैरिंग डस्ट होती है इसकी वजह से भी स्पॉइलेज हो सकती है। इस वजह से हम देखते हैं कि हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि डस्ट अंदर ना जा सके। देन स्किन ऑफ द ऑपरेटर, कि अगर उसकी स्किन पे कहीं पे डस्ट या कोई कुछ लगा है तो वो भी अगर हमारी फॉर्मुलेशन में गिर गया तो वो ख़राब हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ पर्सन इनसाइड द एसेप्टिक रूम, कितने लोग जा रहे हैं एसेप्टिक रूम के अंदर, उसकी वजह से भी फॉर्मुलेशन ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट आती है ऑपरेटर्स हेल्थ, मतलब कि जो काम कर रहा है वहाँ पे वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, कि अगर उसे ही कोल्ड कफ वगैरह होगा तो वो वहीं पे खांसेगा तो जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो ख़राब हो सकती है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की कैसे जो है हमारा सामान बन रहा है, अगर उसमें ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे तो ज़्यादा चांसेस है उसके कंटामिनेशन होने के। देन पर्सनल, वही पर्सन हो गया जो वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे फॉर्मुलेशन बनाता है सेप्टिक एरिया में, तो वो कंटामिनेट कर सकता है कि उसकी अगर लैक हो, मतलब उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो और वो वहीं पे खाना वाना खा रहा है और सब कुछ वहीं कर रहा है, प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं है। देन मटेरियल, जो मटेरियल हम रॉ मटेरियल चूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसकी वजह से भी कंटामिनेशन हो सकता है, जैसे कि डिग्रेडेशन हो सकती है, ज़्यादा हीट, कोल्ड, सनलाइट या मॉइस्चर उसे मिल जाए तो, और स्टोरेज या हैंडलिंग में हमने गलती कर दी या कोई चीज़ मिक्स कर दी एक्स्ट्रा। देन नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट, की जो हमने इक्विपमेंट लिया है वो ऑलरेडी गंदा है या फिर गलत मटेरियल ले लिया हमने, कि कोई चीज़ है जैसे हम प्लास्टिक में नहीं बना सकते, प्लास्टिक में बना रहे हैं, तो इस वजह से।
या वो क्लीन नहीं है, डिफेक्ट है या कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है। देन लास्ट है बिल्डिंग और फैसिलिटी, जैसे कि रफ फ्लोर है, वॉल्स सीलिंग्स ख़राब है, देन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, देन इनएडिक्वेट वॉशिंग क्लीनिंग हो रही है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, तो इन वजह से ख़राब हो सकती है फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज। तो ये हम देख सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस से, जैसे कि विस्कोसिटी, पीएच, उसकी स्टेबिलिटी, सरफेस एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन से भी हमें पता चल जाता है कि कितना ऑक्सीडेटिव अटैक और ग्रोथ हुआ है। स्टेरिलिटी टेस्ट जैसे आईपी के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट और डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट होती है असेसमेंट ऑफ वायबल माइक्रोब्स इन नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट, जिसमें माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। देन लास्ट तरीका होता है एस्टिमेशन ऑफ पायरोगेंस, जो हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो किल या स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देन ये प्रिवेंट करता है ड्रग की डिग्रेडेशन, इम्प्रूव कर देता है शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी और एफिकेसी। इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्व करते हैं ऐड करके एंटी माइक्रोबियल एजेंट, या तो कोई सिंगल डाल देते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में डालते हैं। देन आइडल एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो होंगे जो कि नॉन टॉक्सिक होंगे, सॉल्युबल होंगे, स्टेबल होंगे, कंपैटिबल होंगे, नॉन इरिटेंट होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे कंटेनर या पैकेजिंग मटेरियल से या फिर एपीआई से, मेंटेन करेंगे अपनी एक्टिविटी को थ्रू आउट शेल्फ लाइफ और एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देंगे हमें लो कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे कि इमल्शन जो होती है वो एक्वस फेज में होती है, तो एक्वस फेज में बैक्टीरियल सेल जो है वो इजीली ग्रो करता है, इसलिए इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालने की ज़रूरत होती है। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मल्टी डोज कंटेनर में होते हैं, इसलिए उन्हें एंटी माइक्रोबियल की ज़रूरत होती है और हम इसमें बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट का यूज़ कर सकते हैं। जो ऑइंटमेंट होती है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है और हमें इसे फिंगर की हेल्प से निकालना होता है, तो अगर हमारी फिंगर पे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा है तो उसकी वजह से वो ख़राब हो सकती है, इसलिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसमें प्रेजेंट होता है। जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट होता है उसका रिपीटेड यूज़ होता है, इस वजह से वो ख़राब हो सकता है, तो हम उसमें बेंजोइक एसिड या बेंजाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। जो ओरल प्रिपरेशन होती है उसमें भी सोडियम बेंजोएट और सॉर्बिक एसिड डला होता है। टॉपिकल प्रिपरेशन में क्लोरोक्रिसॉल, बेंजाकोनियम क्लोराइड ये डला होता है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट या कितनी परसेंटेज जो है ड्रग की वो ख़राब हो गई है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो हम ड्यूरेशन के बेसिस में करते हैं वो होती है लॉन्ग, मीडियम और एक्सेलरेटेड। लॉन्ग में हम 1 to 6 ईयर्स के बाद टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल की करते हैं, और मीडियम में 6 to 12 मंथ्स के बाद, और एक्सेलरेटेड को हम करते हैं 6 मंथ्स में। तो ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए ये मोस्टली यूज होती है, टाइम भी बचता है हमारा, और जो केमिकल्स होते हैं उनको हमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रखना पड़ता है, जिसकी हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, लाइट इंटेंसिटीज़ और ड्रग स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं। देन नेचर के बेसिस पे होती है हमारी फिजिकल, जिसमें हम अपीयरेंस वगैरह चेक करते हैं, कलर, ओडर, टेस्ट, पार्टिकल साइज, मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल में टेस्ट और पीएच का चेक होता है और इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं एक्टिव कंपाउंड्स की, डिग्रेडेशन ऑफ एक्सिपिएंट्स या प्रिजर्वेटिव्स। देन थेरेप्यूटिक में हम एक्शन और रिस्पॉन्स चेक करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल में हम टॉक्सिसिटी का चेक करते हैं, और माइक्रोबियल में हम टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए टॉक्सिसिटी। तो इसमें हम करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें हम लेते हैं सीटीटी में सैंपल डालते हैं और इंडिकेटर डालते हैं, तो कलर चेंज होता है जिससे हमें पता चल जाता है। देन क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्ट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है एनिमल सेल कल्चर, जो हम कल्टीवेट करते हैं एनिमल सेल्स को हमारी बॉडी के बाहर, मतलब कि इन विट्रो सेल्स को सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके और रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके। तो ये इसके टाइप्स आते हैं प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर और सेल लाइन। थर्ड होती है सेल लाइन। तो जो प्राइमरी सेल कल्चर होते हैं वो एधेरेंट और सस्पेंशन होते हैं। जो सेकेंडरी सेल कल्चर होते हैं वो फाइनाइट या फिर डेफिनेट और कंटिन्यूस सेल लाइन होते हैं। ये एनिमल कल्चर करने के लिए इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर, स्टेरिलाइज़र, माइक्रोस्कोप, सेल फ्रीजिंग के लिए सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटिक पिपेट, वॉशिंग इक्विपमेंट्स, ड्राइंग ओवन, वाटर प्यूरिफिकेशन। कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें रिच मीडिया का यूज़ करना होता है, जिसमें हम लेते हैं 9 अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर यानी कि सीरम। देन नेक्स्ट है कि ये ग्रो करते हैं एक स्पेशल सॉलिड सरफेस पे, मतलब कि कुछ के पास प्रॉपर्टी है या कैपेबिलिटी है उनकी कि वो अधेयर और ग्रो करेंगे सिर्फ ग्लास पे, तो वो ग्लास पे ही करेंगे, या फिर स्पेशली ट्रीटेड प्लास्टिक पे विद नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ऑन द सरफेस। देन जो प्राइमरी सेल कल्चर की लिमिटेड ग्रोथ होती है, जो सेल स्ट्रेन होता है उसकी फाइनाइट लाइफ स्पैन होती है, और सेल लाइन की इनफाइनाइट लाइफ स्पैन होती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। लाइन होती है वो केमिकल पे भी अटैक कर लेती है। देन जो सेल कल्चर है वो उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं कि वो फ्यूज़ हो जाए हेट्रोकैरियन में, जैसे कि ये हैप्लॉइड स्टेट से हेट्रोकैरियन बन के डिप्लॉइड स्टेट में आ जाता है, कैरियन में आ जाता है जब हम उसको ट्रीट कराते हैं किसी वायरस से या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल से। जो हेट्रोकैरियन होता है सेल्स के बीच में डिफरेंट स्पीसीज के, वो लूज करता है क्रोमोसोम्स एक स्पीसीज का जैसे जैसे वो डिवाइड करता है। और जो हेट्रोकैरियन होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई होता है। और लास्ट है कि नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते हैं वो होते हैं जो डिराइव किए जाते हैं ट्यूमर्स से, या फिर वो प्राइमरी रोडेंट सेल से आ जाते हैं और ग्रो करते हैं इंडेफिनिटली कल्चर में। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं सिंगल पेरेंट सेल से, इसलिए उन्हें हम सेल लाइंस कहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस ये यूज़ होता है मॉडल सिस्टम इन रिसर्च। तो रिसर्च में जो एक अच्छा मॉडल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है स्टडी करने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री। देन फिर हेल्प करता है, हम स्टडी कर सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिजीज़ और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स और सेल्स, और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस ऑन द सेल। देन हम इसको यूज़ करते हैं कैंसर रिसर्च के लिए। तो जैसे कि कर सकते हैं नॉर्मल सेल को भी और कैंसर सेल को भी, इससे हम स्टडी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, या हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में केमिकल्स का यूज़ करके, या रेडिएशन या वायरस का यूज़ करके हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर स्टडी कर सकते हैं। या फिर हम कल्चर्ड कैंसर सेल को टेस्ट सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डिटरमाइन करेंगे ड्रग और मेथड जिससे हम सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस कैंसर सेल को। तो नेक्स्ट हम इसे यूज़ करते हैं वायरोलॉजी में, जो स्टडी ऑफ वायरस होता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। देन सेल कल्चर को अभी भी एक मेथड माना जाता है जिससे हम कल्टीवेट करते हैं वायरस को, जिसको हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए वायरस को, और हमें पता चलता है इससे कि कैसे वायरस ग्रो करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। देन हम कर सकते हैं सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है वायरस की वैक्सीन के लिए, जैसे कि पोलियो के, रेबीज, चिकन पॉक्स के लिए। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है सेल्स की, जिनको हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन्स, जिनमें
मेडिसिनल और कमर्शियल वैल्यू होती है, जैसे कि एंटीबॉडीज़, इंसुलिन, हार्मोन्स। देन हम इसको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए भी चेक करते हैं। जो सेल कल्चर है या तो हम उसे सिंगल यूज़ करेंगे या फिर कॉन्जुगेशन के साथ यूज़ करते हैं एनिमल टेस्ट के साथ, ताकि हम स्टडी कर सकें इफ़ेक्ट्स न्यू ड्रग्स की या कॉस्मेटिक्स की या केमिकल की सर्वाइवल पे और ग्रोथ ऑफ द सेल पे। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, जीन थेरेपी के लिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन, जेनेटिक काउंसलिंग, ड्रग स्क्रीनिंग के लिए। तो जो एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर होता है, ये जो हम प्राइमरी सेल कल्चर को ग्रो करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं, सब कल्चर हुआ वो फ्रेश मीडिया में। जब हम उसको 70 to 80 टाइम्स सब कल्चर करते हैं ताकि उसकी वाइबिलिटी और ग्रोथ बनी रहे, तो वो एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर होता है। और जो ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर होता है, जो एस्टैब्लिश्ड सेल लाइंस जो होती है वो इमॉर्टल हो जाती हैं और ग्रो करती हैं इनफाइनाइटली, तो वो लूज़ कर देती है सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल स्टिमुली और चेंज हो जाते हैं उसके क्रोमोसोमल नंबर्स में। तो जब हम उसको 80 टाइम से ज़्यादा सब कल्चर करते हैं तब ये ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर फॉर्म हो जाता है। तो एक चीज़ रह गई ऊपर, जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है वो डायरेक्टली बन जाता है, उसको डायरेक्टली एनिमल सेल को ग्रो कर देते हैं। जब प्राइमरी सेल कल्चर में वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, फिर जब हम उसको दोबारा ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया में डाल के, तो उसको सेकेंडरी सेल कल्चर कहते हैं। और जो एधरेंट मतलब क्या होता है कि चिपके हुए हैं, और सस्पेंशन मतलब खुले हैं। That's all for now. Thank you.